लास्ट क्लास में हमने साइक्लोहेक्सेन में स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। कन्फर्मेशनल एनालिसिस कर लिया था इसका, कन्वेंशनल एनालिसिस, और बहुत सारे स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब आज की क्लास में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे साइक्लोहेक्सेन में। तो देखो, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब साइक्लोहेक्सेन में मैं एक CH3 ग्रुप को तो इस तरह से ले लेता हूँ, ये तो देखने वाले की ओर और ये देखने वाले से दूर। अब नॉर्मली हम देख के ये बता सकते हैं कि ये दोनों CH3 एक देखने वाले की तरफ है, एक देखने वाले से दूर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये ट्रांस रूप है, लेकिन इस ट्रांस रूप को हम साइक्लोहेक्सेन में चेयर फॉर्म में कैसे बनाएं? तो चेयर फॉर्म में बनाने के लिए हम कन्वेंशनल ड्रॉ कर लेते हैं इसका। अब मेरे पास एक CH3 तो इस पोजीशन पर होगा और दूसरा CH3 मेरे पास इस पोजीशन पर होगा, या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये चेयर फॉर्म, ये मेरे पास CH3 इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो नीचे वाला भी CH3 इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ये दोनों ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो एडजेसेंट एक्सियल और इक्वेटोरियल आर ट्रांस टू ईच अदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, पास पास वाले एक्सियल और इक्वेटोरियल आपस में एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन पर होते हैं। लेकिन यदि मैं पास पास की बजाय यदि मैं एक छोड़कर या दूरी से रिलेटेड करके देखूं, जैसे इसी को मैं इस तरह से डिजाइन करता, तो एक CH3 मैं यहाँ लगा देता और एक इसको छोड़कर मैंने CH3 यहाँ पर लगा देता, तो ये अल्टरनेटिव हो गए, एक छोड़कर एक एकांतर क्रम में। और एकांतर क्रम में जो एक्सियल और इक्वेटोरियल होते हैं, दो एक्सियल या दो इक्वेटोरियल, ये आपस में सिस पोजीशन पर होते हैं। ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक्चुअली इस तरह से यदि अपन किसी क्वेश्चन को करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन करने के लिए हमें बहुत कम टाइम मिलता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है और इस ट्रिक के आधार पर हम बड़ी आसानी से कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझने का प्रयास करें, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। देखो, एक कन्वेंशनल डायग्राम बना लेता हूँ मैं। तो एक तो मैंने यहाँ पर लगा दिया ये CH3 ग्रुप, या कोई भी XYZ कुछ भी ग्रुप हो सकता है, और एक मैं यहाँ लगा देता हूँ और एक मैं इधर लगा देता हूँ और एक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इसमें ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन, ये वाला एक्सियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब मैं इसकी काउंटिंग कर देता हूँ। काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से करो, यहाँ से करो, IUPAC से रिलेटेड नहीं है। तो मैं इसको 1 सिचुएशन, 2 सिचुएशन, 3, 4, 5 और 6, इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें हम क्या करें कि 1 सिचुएशन मेरे पास क्या है, इक्वेटोरियल, और 3 पोजीशन मेरे पास क्या है, एक्सियल। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 2। अब ऐसा नहीं -2 + 2, नॉर्मल 2 मोड में ले लेना। और जो ये डिफरेंस मेरे पास प्राप्त होता है, यदि ये डिफरेंस अलग अलग ग्रुप का है, जैसे पहले इसको समझो, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये 1 नंबर पोजीशन पर इक्वेटोरियल और 4 नंबर पोजीशन पर भी इक्वेटोरियल, मतलब सेम पोजीशन है। तो सेम पोजीशन में डिफरेंस 2 तरीके से प्राप्त हो सकता है। एक तो मेरे पास इवन आ सकता है और एक मेरे पास ऑड आ सकता है, सम संख्या में और विषम संख्या में। यदि इवन यानी कि सम संख्या में आता है, तो इस सिचुएशन में जो पोजीशन मेरे पास प्राप्त होगी वो पोजीशन कहलाएगी सिस, और ऑड प्राप्त होगी तो वो मेरे लिए कहलाएगी ट्रांस। इस ट्रिक को अपन ध्यान रखेंगे। लेकिन यदि पोजीशन डिफरेंट है, जैसे एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, जो भी मेरे पास वैल्यू डिफरेंट की प्राप्त होगी उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा, और 1 ऐड करने पर भी 2 रिजल्ट मेरे को प्राप्त हो सकते हैं।
एक तो इवन प्राप्त हो सकता है और एक ऑड प्राप्त हो सकता है। यदि इवन प्राप्त होता है तो मैं उसको बोलूँगा सिस, और यदि ऑड प्राप्त होता है तो मैं उसको बोलूँगा ट्रांस। जैसे अब इस सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 कैसा अंक है, ऑड विषम संख्या है, और विषम होने के कारण ये वाली सिचुएशन क्या कहलाएगी, ट्रांस। और इस वाली सिचुएशन की बात करें तो यहाँ डिफरेंट कितना प्राप्त हो जाएगा 3 का, और 3 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर होने के कारण ये सिचुएशन भी कैसी होगी मेरे पास, ट्रांस सिचुएशन होगी। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से सिस और ट्रांस को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, और फिर उसके आधार पर पहचानेंगे कि कौन सा सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा, देखते हैं। तो अब इन स्ट्रक्चर्स में हम सिस और ट्रांस कंपेयर करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें ये मेरे पास पोजीशन नंबर 1 और ये पोजीशन नंबर 2। पोजीशन नंबर 1 में हम देखते हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, और पोजीशन नंबर 2 में भी ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब यहाँ पर सेम पोजीशन है इसलिए कोई ऐड नहीं करना है, तो 1 इक्वेटोरियल 2 भी इक्वेटोरियल। डिफरेंट कितने का आया, 1 का। 1 कैसा नंबर है, ऑड, और ऑड है तो ये वाला रूप कौन सा होगा, ट्रांस। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कौन सा ट्रांस होगा और कौन सा सिस होगा। चलो इसमें देखें, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल हैं। काउंटिंग कर दो, 1 इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, 2 और 3, और इधर से जाएं तो 1 2 3 4 5। तो 1 में से 1 इक्वेटोरियल में से 3 इक्वेटोरियल गया तो ये 2 आया, और 2 नंबर कैसा है, सिस, यानी कि इवन। तो ये कैसा हो जाएगा, सिस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिस है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ये वाला मेरे पास इक्वेटोरियल, इसी को मैं 1 नंबर देता हूँ। ये 2, ये 3 और ये 4, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल सेम है। तो 1 इक्वेटोरियल 4 इक्वेटोरियल, तो अंतर 3 का आया। 3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन, 1 2 3। 1 में से 3 कितने का आया, सेम पोजीशन है, तो 2 का डिफरेंट आएगा। 2 एक इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, सिस रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं इसको 1 नंबर पोजीशन दे देता हूँ। ये 2, ये 3, ये 4 5 और 6। 1 पर इक्वेटोरियल, 6 पर भी इक्वेटोरियल, सेम पोजीशन है। सेम पोजीशन होने के कारण 6 में से 1 गया तो 5, और 5 का मतलब ऑड नंबर, और ऑड है तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रांस रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये इक्वेटोरियल और ये एक्जियल, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 4 5। अब 5 नंबर जो मेरे पास आया है उसमें से 1 नंबर को हम घटाते हैं तो मेरे पास कितना आता है, 4। लेकिन ये एक इक्वेटोरियल पोजीशन है, एक एक्जियल पोजीशन है। मैं इसमें क्या करूँगा, 1 ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास 5 आएगा, और 5 जो आया है वो एक ऑड नंबर है तो ये रूप कैसा हो जाएगा, ट्रांस रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ। इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10, या फिर उल्टे भी चल सकते थे हम। इसको 1 नंबर दे देता मैं, ये 2 नंबर हो जाता, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, जैसा भी दे दो वो सही है। यदि इधर से देने पर भी देखें, 10 और 1 का डिफरेंट कितना आएगा, 9, जो कि एक ऑड नंबर है, और 1 और 5 का डिफरेंट भी कितना आएगा, 4, जो कि एक इवन नंबर है। लेकिन यहाँ पर अपन को ध्यान देना है कि नंबरिंग जो की जाती है वो नंबरिंग हम तो ऑड नंबर प्राप्त हो रहा है, और यहाँ से भी हम देखें दूसरी तरफ से गिनती कर रहे थे तो 1 और ये 2 नंबर इस कार्बन को मिलेगा, ये 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये नंबर 6। अब दोनों तरफ से देख सकते हो, 10 में से 1 गया तो 9 और 6 में से 1 गया तो 5, दोनों ऑड नंबर आ रहे हैं। लेकिन पोजीशन चेक करते हैं, ये इक्वेटोरियल है और ये वाली पोजीशन भी कैसी है, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल होने के कारण कोई संख्या ऐड नहीं होगी, डायरेक्ट 5, और 5 का मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये कैसा रूप आ जाएगा, ट्रांस रूप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, ये इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल, ये 1 नंबर कहीं से भी जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6।
जो कि एक ऑड नंबर प्राप्त होगा, 6 में से 1 गया तो ये 1 नंबर पोजीशन, ये 6 नंबर पोजीशन। 5 आएगा डिफरेंट, जो कि एक ऑड नंबर है, और ऑड होने के कारण और पोजीशन सेम है, तो इस कारण ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा ये भी। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से सिस और ट्रांस को एक दूसरे में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चेयर फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि हमें एक नॉर्मल रिंग दे दी जाए और उस रिंग में हमें चेयर फॉर्म बनानी है, और चेयर फॉर्म में कह दिया जाए कि बताओ इसका सिस रूप कैसे होगा, इसका ट्रांस रूप कैसे होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं। देखो, जैसे मेरे पास ये एक साइक्लोहेक्सेन बल है जिसमें एक तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। दोनों एक दूसरे से ग्रुप सिस पोजीशन पर है, क्योंकि ये भी देखने वाले की ओर और ये भी देखने वाले की ओर अवे ऑफ द व्यू है। तो इस सिचुएशन में मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 नंबर देता हूँ। अब मेरे से क्वेश्चन कह रहा है कि इसका चेयर फॉर्म बनाइए, और वो भी कौन सा वाला, सिस रूप वाला चेयर फॉर्म हमको ड्रॉ करना है। तो चेयर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका कन्वेंशनल डायग्राम बना लेता हूँ, और कन्वेंशनल डायग्राम बनाने के बाद मेरे को पहली सिचुएशन या तो एक्जियल लगा लेता हूँ या इक्वेटोरियल लगा लेता हूँ। तो कोई सी भी पहली सिचुएशन में यहाँ पर लगा लेता हूँ। मान के चलो मेरे पास ये वाली सिचुएशन पे मैंने मिथाइल या इथाइल कोई सा भी, चलो आइसोप्रोपाइल ग्रुप में यहाँ पर लगा देता हूँ। आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाने के बाद बात आती है, अब चलो मैंने ये लगा दिया तो इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो अकॉर्डिंग टू IUPAC। चलो अब देखते हैं ध्यान से कि ये मेरे पास 1 नंबर कार्बन हो गया और ये पोजीशन इक्वेटोरियल हो गई। अब मेरे को 2 नंबर पर, अब 2 नंबर पर मेरे पास 2 संभावनाएं हैं, या तो मैं एक्जियल लगाऊंगा मिथाइल को या फिर मैं इक्वेटोरियल लगाऊंगा। तो एक्जियल लगाने पर क्या होगा और इक्वेटोरियल लगाने पर क्या होगा, तो चेक करते हैं। मैंने 1 पर इक्वेटोरियल लगाया और 2 पर मान के चलो मैं एक्जियल लगाता हूँ, तो डिफरेंट कितने का आएगा मेरे पास, तो ये डिफरेंट आ जाएगा मेरे पास 1 का। एक्जियल इक्वेटोरियल डिफरेंट डिफरेंट है, इस कारण ऐड 1 करना पड़ेगा, और 1 करने पर आंसर क्या आएगा 2, और 2 कैसा रूप हो जाएगा, सिस रूप। ठीक है, तो ये इसका 2 रूप कैसा हो जाएगा, सिस। जब मैं एक्जियल लगाता हूँ, तो यदि मैं इसको इक्वेटोरियल लगाता तो 1 भी इक्वेटोरियल और 2 भी कैसा आएगा, इक्वेटोरियल। डिफरेंट कितने का आ जाएगा, 1 का, और ये सेम पोजीशन है, ऐड नहीं हो सकता, तो ये जो रूप बनेगा ये कौन सा बनेगा, ट्रांस। और मेरे को बनाना कौन सा है, सिस रूप, तो मैं इसको प्रेफर करूँगा, इसको नेग्लेक्ट करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे को 2 नंबर पर जो मिथाइल ग्रुप लगाना है वो कौन सी पोजीशन पर लगाना होगा, एक्जियल पोजीशन पर लगाना होगा। और एक्जियल पोजीशन मतलब ये वाली पोजीशन, तो ये मेरा कौन सा रूप बनेगा, यहाँ पर सिस रूप ड्रॉ हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर, सेम इसी पैटर्न पर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ एक साइक्लोहेक्सेन रिंग, जिसमें एक सिस पोजीशन पर लगा देता हूँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पर भी देखने वाले की ओर मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, और एक देखने वाले से दूर यानी कागज़ के तल के पीछे मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। ये मिथाइल और ये आइसोप्रोपाइल, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से ट्रांसपोजिशन पर हैं, और ये दोनों सिस ट्रांसपोजिशन पर हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से सिस पोजीशन पर हैं, देखने वाले की ओर हैं। तो अब इसको मैं कार्बन नंबर 1 दे देता हूँ, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। नंबरिंग करने के बाद बात आती है कि मेरे को इसका, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रांस में ड्रॉ करने, ये दोनों सिस में करने, और ये दोनों ट्रांस में करने। तो सबसे पहले कन्वेंशनल डायग्राम बनाने के लिए बना लिया जाए इसका। कन्वेंशनल डायग्राम बनाने के लिए चेयर फॉर्म बना लेते हैं इसके लिए। अब चेयर फॉर्म में मैं पहली सिचुएशन पे 1 नंबर कार्बन को या तो एक्जियल ले लूँ या इक्वेटोरियल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे लिए स्वतंत्रता है, हम एक्जियल लें या इक्वेटोरियल लें। अब मेरे को यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि मैंने कार्बन नंबर 1 क्या ले लिया, इक्वेटोरियल। अब मेरे को कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप ड्रॉ करना है कि मिथाइल ग्रुप को मैं कहाँ लगाऊँ। तो मिथाइल ग्रुप को लगाने के लिए मैं सेम वही ट्रिक अपनाता हूँ, 1 इक्वेटोरियल, और 2 नंबर पर मैं या तो एक्जियल लगाऊंगा या फिर 2 नंबर पर मैं इक्वेटोरियल लगाऊंगा। तो ये डिफरेंट कितने का आएगा, 1 का, और ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, और जब पोजीशन डिफरेंट होती है तो उसमें ट्रिक के अकॉर्डिंग 1 ऐड कर देंगे, ये 2 आएगा, और 2 का मतलब क्या हो जाएगा, सिस। और यहाँ पर डिफरेंट सेम पोजीशन में 1, और 1 का मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो मैं 1 और 2 में रिलेशन किसका है, ट्रांस का, तो मैं किसको प्रेफर दूंगा, इस सिचुएशन को, और इसको नेगलेक्ट कर दूंगा। तो अब मेरे पास
2 नंबर पर जो मिथाइल ग्रुप लगेगा वो कौन सी पोजीशन पर लगेगा, इक्विटोरियल पोजीशन पर, ठीक है। अब बात आती है 4th नंबर की। तो 4th नंबर पर जब मेरे को ग्रुप लगाना है तो 4th नंबर पर ग्रुप लगाने के लिए मैं अब 1 नंबर पर मेरे पास इक्विटोरियल पोजीशन है और 4 नंबर इससे सिस आना चाहिए, ठीक है। तो 4 नंबर सिस को चेक करते हैं अपन। यदि मैं एक तो 4 एक्जियल पर लगा सकता हूँ और एक 4 में इक्विटोरियल लगा सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं एक्जियल लगाऊंगा या फिर इक्विटोरियल लगाऊंगा। यहाँ पर डिफरेंट कितने का आएगा, 3 का। अब चेक करें, डिफरेंट पोजीशन है तो 1 ऐड करके ये कितना हो जाएगा 4, और 4 होने का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा मेरे पास इवन नंबर, इवन का मतलब सिस। और यहाँ पर डिफरेंट सेम पोजीशन में 3 का आएगा और 3 क्या हो जाएगा, ट्रांस। और मेरे को चाहिए क्या, ये भी मोटी गहरी लाइन लगाई है मैंने दोनों, और इस सिचुएशन में ये क्या होंगी, दोनों के दोनों सिस पोजीशन। तो मैं किसको प्रेफर करूंगा, इस वाली पोजीशन को, और इसको नेगलेक्ट कर दूंगा। तो 4 नंबर पर मेरे पास जो ग्रुप लगेगा वो एक्जियल पोजीशन पर लगाना है मेरे को। तो एक्जियल पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। देखो ये कंपाउंड है, अब इसको मेरे को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं इसका कन्वेंशनल डायग्राम बना लेता हूँ और चेयर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। और चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले ये मेरे पास ऑक्सीजन हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर पर मेरे पास CH3 है जिसको मैं किसी भी प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूँ, या तो एक्जियल या इक्विटोरियल। तो मैं इसको मान के चलो एक्जियल या इक्विटोरियल किसी भी पोजीशन पर लगा देता हूँ। ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, यहाँ पर हमारे पास स्वतंत्रता है। अब इसके बाद ये मेरे पास 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर, ये मेरे पास 3 नंबर कार्बन, और ये मेरे पास 4, 5। तो इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। सॉरी, 1 नंबर मैंने ऑक्सीजन को दिया था, ये मेरे पास 2, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर। नंबरिंग करने के बाद बात आती है कि 2 से 3 पर यदि मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास ट्रांस रूप बन रहा है, एक देखने वाले की तरफ है, एक देखने वाले से दूर, यानी कि कागज़ के तल के अंदर की ओर, कागज़ के तल से ऊपर की ओर। तो अब सिचुएशन में मेरे को CH3 ऐड करना है। अब सिचुएशन वही ले लेते हैं, 2 मेरे पास इक्विटोरियल पोजीशन है, इक्विटोरियल से अब मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, 3 पर। तो 3 की 2 पोजीशन बन सकती है, एक तो एक्जियल बन सकती है और एक पोजीशन बन सकती है इक्विटोरियल। अब यहाँ पर जब डिफरेंट देखें हम तो डिफरेंट कितने का आएगा, 1 का, और डिफरेंट है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा 1, और ऐड 1 करने के बाद इवन नंबर आ रहा है, और इवन नंबर का मतलब ये क्या हो जाएगा, सिस रूप। और यहाँ इन दोनों का डिफरेंट 1 और 1 का मतलब सेम पोजीशन में ये हो जाएंगे ट्रांस। तो मेरे को प्रेफर किसको करना है, ट्रांस को। तो यानी कि मेरे को तीसरी पोजीशन पर जो मैं मिथाइल ग्रुप लगाऊंगा वो कौन सी सिचुएशन में आएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पर आएगा। और इक्विटोरियल पोजीशन तीसरे नंबर की किस तरह से ड्रॉ होगी, इस ग्रुप के सापेक्ष। तो इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। अब बात आती है 2 नंबर से 3 नंबर, 4 नंबर जो मेरे को लगाना है ये ट्रांस पोजीशन पर लगाना है। 3 से भी लगा सकते हो तुम 4 को, किसी भी ग्रुप से अपन कंपेयर कर सकते हैं और वो सेम ही प्राप्त हमको होगा। तो मैं 2 नंबर से 4 को लगाऊं तो 2 नंबर पर मेरे पास इक्विटोरियल, 4 पर एक्जियल लगा सकता हूं, 2 पर इक्विटोरियल और 4 पर इक्विटोरियल लगा सकता हूं। देखो डिफरेंट कितने का आएगा, 2 का, डिफरेंट पोजीशन है तो 1, 3 का मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांस रूप हो जाएगा। और यहाँ पर डिफरेंट कितने का आएगा, 2 का, और सेम पोजीशन होने के कारण कोई ऐड नहीं हो पाएगा तो ये क्या आ जाएगा, सिस आ जाएगा। और मेरे को चाहिए कौन सी पोजीशन, यहाँ से ये मेरे को चाहिए ट्रांस पोजीशन, तो मैं प्रेफर किसको करूँगा, इसको। तो 4 नंबर पर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एक्जियल ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो 4 पर इस तरह से मैं CH3 को ऐड कर दूंगा और इस तरह बड़ी आसानी से क्या बन जाएगा, इसका कन्वेंशनल डायग्राम बन जाएगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में सिस और ट्रांस में से कौन मोर स्टेबल होगा, या फिर और कोई ग्रुप दे दिया जाए 1,3 डाईमिथाइल दे दे, 1,4 डाईमिथाइल दे दे। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपन किस तरह से करेंगे, कौन मोर स्टेबल कौन लेस स्टेबल। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन इस तरह से कि मेरे पास है 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें मेरे को बताना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर सिस का ज़्यादा होगा या ट्रांस का ज़्यादा होगा।
तो देखो सबसे पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले चेयर फॉर्म बना लेता हूँ मैं। चूंकि दो रूप बनाने, एक सिस और एक ट्रांस। अब 1 2 डाईमिथाइल, तो 1 पर और 2 पर, तो ये मेरे पास 1 नंबर और ये 2 नंबर। 1 नंबर पर मैं ले लेता हूँ किसी भी तरीका से इक्विटोरियल या एक्सियल, कोई भी पोजीशन जो हमको सही लगे। अब 2 नंबर पर यदि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि नियर जो बिल्कुल पास पास होती हैं पोजीशन, उन पास पास वाली पोजीशन पर, एडजेसेंट पोजीशन पर यदि सेम ग्रुप आ जाए, यानी कि एक्सियल एक्सियल आ जाए या इक्विटोरियल इक्विटोरियल आ जाए, तो वे आपस में ट्रांस पोजीशन होती हैं। अब यदि मैं इससे पास वाली पर इक्विटोरियल लगा दूं, क्योंकि ये इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल से इक्विटोरियल बिल्कुल नियर अबाउट हो, बिल्कुल पास पास हो, तो ऐसी स्थिति में कौन सा ग्रुप बन जाता है? ट्रांस ग्रुप बन जाता है। तो मैं यहाँ पर इक्विटोरियल लगा दूँ। आज का टॉपिक स्टार्ट किया था वहाँ पर सबसे पहले यही बात समझाई गई थी। अब यहाँ पर हम देखें ध्यान से, तो और वैसे भी देख सकते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले सिस और ट्रांस निकालना सीख लिया था। 1 इक्विटोरियल 2 इक्विटोरियल, सेम पोजीशन डिफरेंट 1 का आएगा, और 1 का मतलब ओड और ऑड का मतलब ट्रांस। नेक्स्ट देखें हम, एक तो मैंने इक्विटोरियल पर लगा दूं, तो दूसरा ग्रुप ऑटोमेटिक बचा क्या मेरे पास? बचा दूसरा एक्सियल पोजीशन पर, तो ये मेरे पास हो जाएगा सिस और ये मेरे पास हो जाएगा ट्रांस। ध्यान से समझना। अब ये मेरे पास इक्विटोरियल और ये एक्सियल, और ये मेरे पास इक्विटोरियल और इक्विटोरियल, तो खुद अपन ध्यान से देख के ये बता सकते हैं कि इक्विटोरियल इक्विटोरियल मोर स्टेबल देन इक्विटोरियल एक्सियल। लास्ट क्लास में हमने ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ लिया था, इसके लिए लास्ट क्लास को चेक कर सकते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पार्ट 3 को। तो मोर स्टेबल कौन हो जाएगा? ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। चलो और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड एक और। अब मैं कंपाउंड ले लेता हूँ 1,3 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन कि 1,3 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन में मोर स्टेबल कौन होगा? तो इसके लिए हम चेयर फॉर्म बना लेते हैं। देखो अब इन चेयर फॉर्म में मैं सबसे पहले डाई इथाइल, 2 इथाइल ग्रुप हैं, तो एक तो मैं यहाँ इक्विटोरियल पोजीशन पर लगा लेता हूँ। मेरे को इक्विटोरियल पे लगाना थोड़ा सही लगता है, इसलिए मैं इक्विटोरियल पर लगा रहा हूँ। तुम चाहो तो एक्सियल पर लगा सकते हो, ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि इक्विटोरियल पर ही लगाया जाता हो। ठीक है। अब 3 पोजीशन पर जाएं हम, तो यदि याद हो तो अल्टरनेट पोजीशन आ जाए और उस पर सेम ग्रुप लगे हुए हों, तो वो सिस फॉर्म में होते हैं, और ये भी स्टार्टिंग में तुम्हें बताया गया था। तो मैं ऐसे यदि अल्टरनेट में लगा दूं बिल्कुल, यानी कि मैं सेम पोजीशन एक्सियल पर इसको लगा देता हूं, तो ये मेरे पास सिस रूप बनेगा। चेक भी कर सकते हो, 1 पर इक्विटोरियल 3 पर इक्विटोरियल, डिफरेंट कितने का आएगा? 1 के बाद 2 और ये 3, डिफरेंट कितने का आएगा? 2 और 2 का डिफरेंट, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिस रूप। और इसका ट्रांस बनाना है मेरे को, तो एक को तो मैं एक्सियल पर ले लेता हूँ और एक को मैं इक्विटोरियल पर। तो ये मैंने इक्विटोरियल पर ले लिया, तो इसको मेरे को किस में लेना पड़ेगा? एक्सियल पर। ठीक है, ये 3 नंबर, सॉरी एक्सियल हो जाएगा ये। तो ये डिफरेंस किसका होगा? 3 और 1 और 3 का डिफरेंट 2, डिफरेंट पोजीशन है, 1 ऐड करना पड़ेगा, 3 और 3 का मतलब ऑड नंबर और ऑड नंबर का मतलब ट्रांस। तो ये मेरे पास ट्रांस हो जाएगा। और हम खुद बता सकते हैं अब कि कौन मोर स्टेबल होगा। इक्विटोरियल मोर स्टेबल देन इक्विटोरियल एक्सियल। ठीक है, तो सिस रूप यहाँ पर भी ट्रांस रूप की तुलना में मोर स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी प्रकार से करते हैं कि अभी तक तो मैं ग्रुप सेम ले रहा था, यदि मैं ग्रुप डिफरेंट कर देता हूँ तो कौन मोर स्टेबल होगा और कौन लेस स्टेबल होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 1 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 1 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 2 की जगह चलो 3 ले लेता हूँ मैं, थोड़ा दूर हो जाए, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें बताना है सिस और ट्रांस में से कौन मोर स्टेबल होगा और कौन लेस स्टेबल होगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लेता हूँ।
अब देखो, सबसे पहले 1 आइसोप्रोपाइल, इसको मैं 1 नंबर बांधते हुए यहाँ पर इक्विटोरियल पर आइसोप्रोपाइल लगा लेता हूँ। अब मेरे को 3 नंबर पर मिथाइल लगाना है, तो 3 नंबर पर मैं यहाँ से 1, 2 और 3। अब मेरे पास वही स्थितियाँ हैं कि 3 पर मैं क्या लगाऊं, तो मैंने इक्विटोरियल लिया है। यदि सेम पोजीशन है इक्विटोरियल इक्विटोरियल, तो इस सिचुएशन में जो ग्रुप बनेगा वो क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। तो मैं इसको भी किस में ले लेता हूँ, इक्विटोरियल पर। नियर अबाउट जो होती हैं अल्टरनेट में वो सिस होती हैं। तो ये मैंने 3 नंबर पर इक्विटोरियल में मिथाइल ले लिया। अब देखो ध्यान से, वैसे भी चेक कर सकते हो 1 पर और 3 में डिफरेंट कितने का आएगा, 2 का, और सेम पोजीशन सिस रूप हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ पर आइसोप्रोपाइल और इसको ले लेता हूँ मैं एक्जियल पोजीशन पर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। अब बताओ, इक्विटोरियल 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 और एक्जियल, तो क्या हो जाएगा, सिस रूप मोर स्टेबल हो जाएगा देन ट्रांस। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं इसमें, रिंग फिलिपिंग। अब रिंग फिलिपिंग क्या होती है, तो रिंग फिलिपिंग में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे चेयर फॉर्म है ये, अब ये चेयर फॉर्म क्या करेगी कि इस तरह से मान के चलो इसमें कोई ग्रुप लगे हुए हैं, एक एक्जियल और इक्विटोरियल, तो रिंग में क्या है, आप फ्लिप होने का करेक्टर पाया जाता है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड है, ये यहाँ से रोटेट कर सकता है, और जब ये रोटेट करेगा तो ये किस सिचुएशन में पहुँच जाएगा, ये रोटेट करके यहाँ से इस तरह से घूम जाएगा, और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज ही रहेगा। तो ये मेरे पास 1 नंबर कार्बन था, ये मेरे पास 2 नंबर कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और यहाँ पर ये वाला मेरे पास वही 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हम देख सकते हैं जो 4 नंबर कार्बन जो नीचे था, वो 4 नंबर कार्बन अब ऊपर पहुँच चुका है। इस रूप को नाम होता है चेयर रूप, जबकि ये हाफ चेयर है। ये रूप क्या कहलाता है, हाफ चेयर रूप कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार और फ्लिप कर सकता हूँ। एक बार और जब मैं इसको फ्लिप करूँगा, तो एक बार फ्लिप करने पर ये वाला रूप जो है वो कुछ इस तरह से हमको प्राप्त होगा कि ये वाला रूप भी ऊपर की ओर चला जाएगा, और 1 नंबर पोजीशन तो एज इट इज रहेगी, और 4 नंबर पोजीशन कहाँ की ओर चली जाएगी, ऊपर की ओर। देखो, अब मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ, तो ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये वाला ऊपर वाला 4 कार्बन, ये 5 और ये 6 कार्बन। तो ध्यान से देखने की बात है, जो कार्बन पहले 4 नंबर पर था, अब वो कार्बन कौन से नंबर पर पहुंच चुका है, अभी भी 4 पर है, लेकिन वो सिचुएशन उसकी जो है वो बदल चुकी है, तो वो ऊपर की ओर जा चुका है। अब ऐसी स्थिति में इसका नाम होता है बोट रूप। इसको क्या बोला जाता है, बोट रूप के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो इस पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है x, और इस पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है y, तो इनमें आपस में क्या होता है, रिपल्सन होने लग जाता है इन ग्रुपों में। इस रिपल्सन का जो नाम होता है, इस रिपल्सन को हम फ्लैगपोल रिपल्सन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा रिपल्सन बोला जाता है, इसे फ्लैगपोल रिपल्सन कह लो, या फिर इसे फ्लैगपोल इंट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैगपोल इंट्रैक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बात आती है कि ये इस इंट्रैक्शन को, यानी इस रिपल्सन को ख़त्म करने के लिए मॉलिक्यूल अपने आप को और स्विच करने का प्रयास करता है, और इस सिचुएशन में ये मॉलिक्यूल अपने आप को स्विच करता है, और स्विच करने के बाद क्या होता है, ये दूर दूर होने का प्रयास करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल अपने आप को ट्विस्ट करेगा, और ट्विस्ट कैसे करता है, तो ये कुछ इस रूप में आ जाता है। ये अपने आप को थोड़ा सा यहाँ से ट्विस्ट कर लेता है, यानी कि इस मॉलिक्यूल ने अपने को थोड़ा सा मोड़ लिया, ये ग्रुप आगे की ओर और ये ग्रुप थोड़ा सा पीछे की ओर चला जाता है इसमें। और इस सिचुएशन में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के मध्य में दूरी बढ़ जाती है, जिससे ये रिपल्सन कम हो जाता है। और ऐसी स्थिति में इस जो बोट रूप है, ये है तो अब भी बोट रूप ही है, लेकिन इसको
ट्विस्ट यानी घूमी हुई बोट के नाम से जाना जाता है। तो इसे ट्विस्टेड बोट या ट्विस्ट बोट के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि इस रिपल्सन को ये कम से कम कर सके। तो रिपल्सन को कम करने के लिए या इस इंट्रैक्शन को कम करने के लिए एक्स वाई जो सब्सटीट्यूट लगे हुए होते हैं वो अपनी दूरी को बढ़ा लेते हैं, जिससे कि ये बोट ट्विस्ट कर जाती है, घूम जाती है, और घूमने के कारण इस बोट का एक नया नाम ट्विस्टेड बोट दे दिया जाता है, जो कि मोर स्टेबल होती है बोट की तुलना में। ठीक है। हाफ चेयर में भी क्या होता है, देखो हाफ चेयर में जो कार्बन नंबर 1 है ये तल से ऊपर की ओर है थोड़ा सा, जबकि बाकी के कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 एक ही प्लेन में उपस्थित हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 5 कार्बन इन 1 प्लेन, 5 कार्बन एटम केवल एक ही प्लेन में मौजूद है यहाँ पर। कौन से रूप में? हाफ चेयर रूप में। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अब यहाँ पर स्विच होना या यहाँ पर रोटेशन तो क्या हो जाता है? खत्म। अब इस रूप में क्या है? स्विच होना चालू होता है। तो इस रूप में कैसे स्विच हो सकता है? तो कार्बन नंबर 1 अपने आप को यहाँ पर स्विच करेगा, और कार्बन नंबर 1 अपने आप को कैसे स्विच करेगा? तो ध्यान से समझने की चीज़ है। देखो ये मेरे पास कार्बन नंबर 1 जो था, ये कार्बन नंबर 4 तो एज इट इज़ रहेगा। कार्बन नंबर 1 स्विच होकर कहाँ जाएगा? थोड़ा नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। अब ये दोबारा से कौन सा रूप बन चुका है? हाफ चेयर रूप दोबारा से बन चुका है इसमें। और लास्ट में ये एक बार और स्विच कर सकता है, और जब ये स्विच करेगा तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि ये जो बोट है ये बोट अपने आप को इन्वर्ट कर लेगी। जैसे ये कार्बन नंबर 4 जो मेरे पास था वो कुछ इस तरह से था, और कार्बन नंबर 1 कुछ इस तरह से बनेगा। अब तुम देख सकते हो जो मेरे पास चेयर रूप था इससे ये चेयर रूप ही प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर इन दोनों में आपस में क्या लग रहा है? इक्विलिब्रियम, यानी कि ये वाली चेयर अपने आप को इस तरह से ट्विस्ट कर सकती है, यानी कि घूमते हुए इस प्रोसेस के थ्रू इसमें आ सकती है। दोनों में देख सकते हो ये बी में ये वाली लाइन थोड़ी लॉन्ग है, जिसमें ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है। ठीक है। तो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन ये आपस में इन्वर्ट हैं, एक दूसरे से उल्टे हैं। ठीक है। अब उल्टे होने के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि जैसे मान के चलो यहाँ पर इस कार्बन पर एक ग्रुप लगा हुआ था, कोई एक्जियल ग्रुप था, और यहाँ पर कोई इक्वेटोरियल में कोई ग्रुप था। अब इसमें भी सेम वही, ये वाला ग्रुप एक्जियल रहेगा और ये वाला इक्वेटोरियल रहेगा। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया है, तो इसी सिचुएशन में ये वाला भी एक्जियल रहेगा और ये वाला कैसा रहेगा? इक्वेटोरियल रह जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचने पर ये कार्बन यहाँ से स्विच कर रहा है। स्विच करने के कारण क्या हो रहा है कि जो ये कार्बन था जो मेरे पास 1 नंबर वाला था, ये 1 नंबर वाला जैसे ही ट्विस्ट हुआ, तो ट्विस्ट होने पर मेरे पास हाफ चेयर रूप में ये वाला इस तरह से आ जाएगा कुछ, ये एक्जियल वाला और ये इक्वेटोरियल वाला कार्बन। और अब लास्ट में जैसे ही मैं इसको और टर्न करूँगा, तो टर्न करने पर ये वाला कार्बन जो है मेरे पास वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये ग्रुप मेरे पास यहाँ से इस तरह से आ जाएगा और ये वाला इस तरह से आ जाएगा। तो ध्यान से देखने की बात है, ए और ई की जगह में ऐसे एक्स और वाई लेकर यदि तो मैं समझाऊँ, क्योंकि एक्जियल इक्वेटोरियल में क्या है, ये ग्रुप नहीं बल्कि कुछ आवंद ही हमें नज़र आ रहे हैं। तो इनको मैं एक्स और वाई लेकर समझाऊं, तो मेरे पास एक्स यहाँ पर एक्जियल पोजीशन में था और वाई किस रूप में था? इक्वेटोरियल पोजीशन पर था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर टर्न करना चालू किया, तो मैंने क्या देखा कि मेरा लास्ट में जो एक्जियल है वो किस में बदल चुका है? इक्वेटोरियल में। और जो इक्वेटोरियल है वो किस में बदल जाता है? एक्जियल में बदल जाता है, जब मैं चेयर को इन्वर्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टेबल है, इसको मैं के इक्विलिब्रियम भी बोल सकता हूँ, इसको बोलो चाहे इसको, क्योंकि सब में इक्विलिब्रियम लग रहा है। तो यहाँ से के इक्विलिब्रियम इस रूप की यदि अपन बात करें केवल, जैसे मैं इसको अलग से ड्रॉ करके देखूँ एक बार, तो यहाँ से मेरे पास ये चेयर रूप था और ये यहाँ से इक्विलिब्रियम इसमें स्टेबल हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गई? ये
इन्वर्ट बोट बन गई, वो सॉरी इन्वर्ट चेयर बन गई। अब इसमें मान के चलो मेरे पास एक एक्स ग्रुप था और एक मेरे पास इक्विटोरियम में क्या था, ये एक्सियल और ये इक्विटोरियल। तो जो मेरे पास एक्स ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर था वो तो आ जाता है इक्विटोरियल पोजीशन पर, और ये वाई ग्रुप किस में आ जाता है, एक्सियल पोजीशन में। ठीक है, तो ये बात हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी रिंग फ्लिप करती है तो रिंग के पूर्ण फ्लिप करने पर यानी चेयर से दोबारा इन्वर्ट चेयर प्राप्त होने पर एक्सियल पोजीशन इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाती है और इक्विटोरियल पोजीशन एक्सियल में कन्वर्ट हो जाती है। अब यदि मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालूं कि इसमें से मोर स्टेबल कौन होगा और लेस स्टेबल कौन होगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालने के लिए क्या किया जाए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल रूप कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रूप इसका यदि हम निकालें तो यहाँ पर चेयर फॉर्म, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा तो चेयर रूप जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब उसके बाद हाफ चेयर का नंबर आएगा, बोट का आएगा या ट्विस्टेड बोट का आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये कि हाफ चेयर फॉर्म में क्या होता है कि ये 6 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 4, 3, 2 ये सब एक ही प्लेन में, और 1 नंबर कार्बन तल से थोड़ा सा खाएं ऊपर की ओर। तो 1 नंबर पर यदि मैं कोई ग्रुप लगाऊंगा तो 1 नंबर पर जो ग्रुप यहाँ पर लगेंगे, 1 नंबर पर जो मैं ग्रुप यहाँ पर मैं कोई ग्रुप लगा देता हूँ जैसे CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये ग्रुप आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के कारण क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी घटेगी, एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो हाफ चेयर रूप जो होगा वो बोट रूप की तुलना में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन बोट की तुलना में ट्विस्टेड बोट ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि एक्स और वाई रूप जो हैं वो पास पास आ जाते हैं और पास पास आने के कारण ये भी रिपेल करते हैं। तो इस सिचुएशन में बोट की तुलना में ट्विस्टेड बोट ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चेयर फॉर्म के बाद मोर स्टेबल कौन आ जाता है, ट्विस्टेड बोट, फिर इससे थोड़ा कम स्टेबल होता है बोट रूप, और फिर सबसे कम स्टेबल हो जाता है हाफ चेयर रूप। तो ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम इस तरह से भी करते हैं, जैसे मान के चलो मेरे पास इसी के दो मैं ले लेता हूँ चेयर फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ पर एक चेयर फॉर्म ये ले ली और एक मैं इसकी बना देता हूँ इन्वर्ट चेयर। तो इन्वर्ट चेयर में उल्टी चेयर बनेगी, ये इसी का जस्ट उल्टा रूप, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम लगा देता हूँ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक CH3 ग्रुप, कौन सी पोजीशन पर लगाया मैंने, एक्सियल पोजीशन पर, और एक हाइड्रोजन इक्विटोरियल में। जब ये टर्न करेंगे तो CH3 कहाँ पर पहुँच जाएगा, इक्विटोरियल पर, और हाइड्रोजन कहाँ पर पहुँच जाएगा, एक्सियल पोजीशन पर। तो ध्यान देने की वाली बात यह है कि इन दोनों में से अब स्टेबिलिटी कंपेयर करें हम, इसको मैं A मान लेता हूँ और इसको मैं B मान लेता हूँ, तो मोर स्टेबल कौन होगा, या फिर इसको मैं रिएक्टेंट मान लेता हूँ और इसको मैं प्रोडक्ट मान लेता हूँ। तो अब बात ये आती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से मोर स्टेबल कौन होगा। तो देखो एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल पर बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, रिपेल करेगा, इक्विटोरियल पर तो रिपल्सन कम हो जाता है, इक्विटोरियल पोजीशन पर बड़ा ग्रुप बल्कि ग्रुप लगा हुआ हो, तो स्टेबिलिटी जो है ए लेस स्टेबल हो जाएगा किसकी तुलना में, बी की तुलना में। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का क्या आ जाएगा, ऑर्डर। अब ए लेस स्टेबल है बी की तुलना में। अब यदि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर निकालूं तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम निकालने का कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब बात ये आती है कि यदि मैं इसे क्वेश्चन मान के करूं कि इन के इक्विलिब्रियम किधर की ओर शिफ्ट होगा, यहाँ पर रिएक्टेंट की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किधर की ओर जाना प्रेफर करती है, अभिक्रिया उधर की ओर जाना प्रेफर करती है जहाँ पर मोर अमाउंट बन रहा हो, मोर स्टेबिलिटी हो रही हो। और मोर स्टेबिलिटी
और मोर अमाउंट से क्या मतलब है कि जहाँ पर उस अभिक्रिया को सुविधा हो रही हो। तो स्थायित्व की ओर दुनिया की हर चीज़ भागना चाहती है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल है तो रिएक्शन किधर की ओर शिफ्ट करेगी, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करेगी, और प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करेगी तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से ज़्यादा प्राप्त होगी, तो ग्रेटर देन 1 हमें प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमसे पुटअप किए जा सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1 किसका हो सकता है, या ग्रेटर देन 1 किसका हो सकता है, लोअर देन 1 किसका हो सकता है। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, जहाँ पर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ये इक्वेटोरियल पोजीशन और ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन, ये एक्सियल और ये भी एक्सियल पोजीशन, और हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल मोर स्टेबल होता है किसकी तुलना में, एक्सियल की तुलना में। तो यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है, ये सभी रिएक्टेंट हैं, ये सभी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देने की वाली बात ये कि रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट का अमाउंट कम है, तो के इक्विलिब्रियम क्या प्राप्त होगा हमें, लेस देन 1। तो के इक्विलिब्रियम जो है वो लेस देन 1 प्राप्त होगा हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, ग्रुप भी सेम, तो सेम सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों के लिए इक्विलिब्रियम बिल्कुल बराबर प्राप्त होगा, तो इक्वल टू 1 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, और ये इक्वेटोरियल पर लगा हुआ है, ये एक्सियल पर लगा हुआ है। ये मिथाइल ग्रुप है जो कि मिथाइल क्या आइसोप्रोपाइल ग्रुप है जो एक्सियल पर लगा हुआ है, और ये मिथाइल ग्रुप है और ये किस पर लगा हुआ है, इक्वेटोरियल पर। तो इक्वेटोरियल पर लगा है, तो इसमें ध्यान देने की बात ये कि ये एक्सियल इक्वेटोरियल और ये इक्वेटोरियल एक्सियल सेम है पोजीशन तो, लेकिन यहाँ पर इक्वेटोरियल पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर एक्सियल पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये रिएक्टेंट मोर स्टेबल हो जाएगा, और जो मोर स्टेबल होगा तो ऐसी स्थिति में के रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोडक्ट कम, वैल्यू भी कम, तो के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 हमको प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये इक्वेटोरियल पोजीशन और ये एक्सियल पोजीशन, ये यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन और ये वाली भी इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इक्वेटोरियल मोर स्टेबल देन एक्सियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, तो मेरे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये मोर स्टेबल होगा, तो ऐसी स्थिति में के इक्विलिब्रियम जो मेरे लिए प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरे पास, इसमें ये एक्सियल पोजीशन है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये भी एक्सियल पोजीशन पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखें हम, तो एक्सियल पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, इक्वेटोरियल पर बल्कि ग्रुप नहीं है, और यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर छोटा ग्रुप है और इक्वेटोरियल पोजीशन पर कैसा है, बल्कि ग्रुप। तो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैसी आ जाएगी, ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 प्राप्त होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि ये एक चेयर फॉर्म है और ये एक बोर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या है, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं है, जैसे एल्काइल ग्रुप वगैरह लगे हुए हो जिससे रिपल्सन हो, तो यहाँ पर क्या है, रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा होगा ऑक्सीजन लोन पेयर के कारण, और थोड़े ये दूर दूर भी होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये फ्लैगपोल पोजीशन जो है इंट्रैक्शन के कारण ये लेस स्टेबल होती है और चेयर फॉर्म मोर स्टेबल होती है। तो आंसर यदि हम डायरेक्ट देखें तो मोर स्टेबल रिएक्टेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ये इस पर भी एक OH ग्रुप लगा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप, और यहाँ पर भी एक एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर इसमें H बॉन्डिंग लगने लग जाती है। H बॉन्डिंग के कारण रिपल्सन की बजाय यहाँ पर इंट्रैक्शन होने लग जाता है, और आकर्षण के कारण ये वाली मोर स्टेबल हो जाती है,
इक्विलिब्रियम तो चल रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट मोर स्टेबल है किसकी तुलना में, रिएक्टेंट की तुलना में। तो यहाँ पर भी के इक्विलिब्रियम की यदि मैं वैल्यू निकालूँ तो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 प्राप्त हमें यहाँ पर होगा। कुछ क्वेश्चंस हमसे यहाँ पर कॉलम मैचिंग वाले भी पूछे जा सकते हैं कि कॉलम मैच करके बताओ कि ए किससे मैच कर रहा है, बी किससे मैच कर रहा है। जैसे मान के चलो क्वेश्चन नंबर 7 में कॉलम मैच करने वाला ले लेता हूँ कि एक में यहाँ पर चेयर फॉर्म और ये इसकी इन्वर्ट चेयर यहाँ पर ले ली जाए। ये इसकी इन्वर्ट चेयर मैंने यहाँ पर ले ली है। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक एल्काइल ग्रुप और एक में लगा लेता हूँ यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और दोनों में इक्विलिब्रियम यहाँ पर स्टेबल कर देता हूँ। अब ध्यान देने की बात यह है कि जब अपन इसके कॉलम मैच करवाएं तो ये आर क्या हो सकता है, तो आर को मैं यहाँ पर 4 पोजीशन बना लेता हूँ पी क्यू आर एस। एक में ले लेता हूँ मान के चलो मिथाइल ग्रुप, एक ले लेता हूँ हाइड्रोजन, एक इथाइल ले लेता हूँ, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लेता हूँ। तो अब इस सिचुएशन में चलो टर्सरी ब्यूटाइल ले लेते हैं। तो ये तो हो गए आर और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे दी जाए कुछ मान के चलो जैसे ए बी सी और डी पोजीशन में। तो इन पोजीशंस में एक क्वेश्चन बनाकर हमें यहाँ पर दे दिया जाए, जैसे ए पर वैल्यू दे दी जाए मान के चलो 62, बी पर मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर मान के चलो 17, सी पर वैल्यू दे देता हूँ 1 और डी पर वैल्यू दे देता हूँ मैं 20,000। तो अब मेरे को यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। अब कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, तो सबसे पहले हम छोटे ग्रुप को लेके चलें। जैसे मैंने क्यू लिया यहाँ पर, तो क्यू यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन। तो आर की जगह हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो ये आर की जगह हाइड्रोजन लूँगा मैं तो ये एच और यहाँ पर भी क्या आएगा एच, ये भी एच और यहाँ पर भी एच। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल सेम हो जाएंगे और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में के इक्विलिब्रियम बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। और के इक्विलिब्रियम 1 किस में प्राप्त हो रहा है मेरे को, सी पोजीशन में। तो क्यू का आंसर तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेता हूँ मान के चलो पी वाली पोजीशन ले लेता हूँ मैं, CH3 ले लेता हूँ हाइड्रोजन के स्थान पर। तो CH3 थोड़ा बल्की ग्रुप है और ये भी बल्की ग्रुप हो जाएगा CH3। ये इक्वेटोरियल पोजीशन है और ये एक्सियल पोजीशन है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब प्रोडक्ट वाला मोर स्टेबल होगा। अब CH3 लेते ही प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 प्राप्त हो जाएगा और ग्रेटर देन 1 यानी कि मेरे पास 17 वाला है, तो ये भी तो ग्रेटर देन 1 है। तो अब इस सिचुएशन में जैसे ही मैं यहाँ पर और बल्की ग्रुप लूँगा तो और ज़्यादा रिपल्सन लगेगा और ये वाला फिर और ज़्यादा मोर स्टेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा ग्रुप आ जाएगा तो इसकी वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा आएगी। और यदि मैं और भी बल्की ग्रुप लूँगा तो ऐसी स्थिति में और भी प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी इक्विलिब्रियम वाले की। तो इस सिचुएशन में मेरे पास सबसे ज़्यादा के इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाएगा किसका, टर्सरी ब्यूटाइल वाले का। तो CH3 वाले का आंसर क्या होना चाहिए, बी। और यदि मैं इथाइल ग्रुप लेता हूँ तो आंसर क्या होना चाहिए, ए। और यदि मैं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लेता हूँ तो आंसर क्या होना चाहिए, डी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर पी ग्रुप इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास बी, क्यू का आंसर हो जाएगा मेरे पास सी और आर का आंसर हो जाएगा मेरे पास, आर का आंसर हो जाएगा ए और एस का आंसर हो जाएगा डी। इस तरह से कॉलम मैच भी करवाए जा सकते हैं कि एस से ये कॉलम मैच कर रहा है, पी से बी वाला कॉलम मैच कर रहा है, आर से ए वाला कॉलम मैच कर रहा है और एस से डी वाला कॉलम मैच कर रहा है। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ पर कॉलम मैच करके क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू।